हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज का जो सेशन रहेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन करवाऊंगी जो ज्योग्राफी के होंगे और ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन है जहाँ से आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको आप खुद से असेस कीजिए कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी से। तो आपको इससे पता चलेगा कि कितनी आंसर्स आपकी इसमें सही हो रही है और कितना ज़्यादा आपको चांसेस है और किस किस टॉपिक में आपके गड़बड़ हो रहे हैं। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे टॉपिक्स को रखा है जहाँ से ही आपका बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। अब मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे बीपीएससी का आपको प्रिपरेशन यहाँ पे जो भी कम समय में आपको तैयारी करवाया जा रहा है और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको लेके आ रही हूँ, जो मैराथन क्लासेस में लेके आ रही हूँ, वो आप ज़रूर देखिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और बीपीएससी टीआरई 3.0 रिवीजन क्लास का एक आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन क्वालिटी का कराया गया है, ठीक है। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर हम बात करें इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। चलते हैं हम अभी क्वेश्चंस की तरफ। पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट कीजिए और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे। वह दर्रा बताना है, दर्रा से क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपका काफ़ी ज़्यादा पूछने को यहाँ पे देखने को मिलता है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो कौन सा ऐसा दर्रा है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई में अवस्थित है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चंस के आंसर आपको साथ ही साथ याद करने हैं, कुछ भी बाद के भरोसे मत छोड़ के बैठना, ठीक है। तो पीडीएफ तो आपको मिल जाता है, लेकिन पीडीएफ को आप पढ़ते हो या नहीं पता नहीं, लेकिन क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपके माइंड में बिल्कुल आंसर स्किप नहीं होगा। तो यहाँ पे डोंगिला दर्रा जो है आपको देखने को मिलता है, सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैन्ना दर्रा या फिर डोंगिला दर्रा जो है 5608 मीटर यानी कि 18,399 फीट की ऊंचाई वाला सबसे ऊंचा पर्वत मार्ग और सबसे ऊंचा मोटर मार्ग आपका होगा। डोंगेला दर्रा उत्तराखंड में जास्कर पर्वत श्रेणी में आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से भारत और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में बताना है भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले भी बार बार बताया है कि जो शिवालिक है, शिवालिक का आपका जो बिहार में आपके पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलता है, पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है, उत्तर पश्चिम भाग में, वो है आपकी सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। शिवालिक को ही यहाँ पे बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें तो इन रेजिन में पहाड़ियों और घाटियों की अलग श्रेणी शामिल है और सभी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम में नेपाल सीमा के समांतर हैं। इस श्रेणी की औसत चौड़ाई की बात की जाए तो 4 से 6 किलोमीटर है। औसत इसकी सीमा ऊंचाई लगभग 450 मीटर है और सबसे ऊंची चोटी जो है ना, सोमेश्वर किला, ये 865 मीटर आपका होगा। आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया बीपीएससी में, तो बीपीएससी के पैटर्न को मैं फॉलो कर रही हूँ। तो जितने क्वेश्चंस वो बनाते हैं वैसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कर्नाटक में पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं। तो कर्नाटक में पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं यहाँ पे। तमिलनाडु घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ एवं केरल में अल्लामराई और इलायची पहाड़ियाँ जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। हिमालय का पर्वतीय पहाड़ कौन सा है, तो शिवालिक आपका हो जाएगा। ये हमने इसको काफ़ी बार देख लिया है। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है और हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग आपका पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है शिवालिक, इसको ध्यान रखेंगे। शिवालिक से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, कहाँ मिलती है, तो अनाईमुड़ी में मिलती है, आपको ध्यान रखेंगे। कहाँ मिलती है, अनाईमुड़ी, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डैश में स्थित कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
8611 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। चलते हैं आगे। खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो ये जो इसी के नाम से जनजाति भी यहाँ पे पाया जाता है, मेघालय। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कामेत, नामचा बरवा, गुरला, मधाता, ये सब किन नामों, किसके नाम है ये पूछा जा रहा है। तो कामेत और नामचा बरवा से तो आप वाकिफ़ होंगे काफ़ी ज़्यादा। हिमालय की पर्वतीय चोटियों से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया जाता है? हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया जाता है? हिमाचल, हिमानी और शिवालिक। ध्यान रखेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से विख्यात है। धूपगढ़ किसकी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा की है। किसकी है? सतपुड़ा की है, ठीक है। आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। ये सब आपको उच्च बिंदु को याद रखना है, उच्चतम बिंदु से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी, बिल्कुल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे क्या कहा जाता है? शिवालिक रेंज कहा जाता है। तो 2-4 जो की पॉइंट्स है ना, उसको भी ध्यान रखेंगे। दक्षिणी भाग है, बाहरी हिमालय है, तो कौन? शिवालिक रेंज आपका हो जाएगा। किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? तो राजस्थान, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रांची में। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ? नेपाल में। कौन से श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? अब देखिए यहाँ पे आपका वलित पर्वत से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो जितने भी उदाहरण है ना यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ये इसको सभी को आप देख लीजिए, कोई ना कोई एक आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। हिमालय, अल्पाइन पर्वत, रॉकी, इंडीज, अल्पेनियस, ठीक है, अपलेनियस हो गया, एटलस हो गया, काकेसस हो गया, एल्बोर्ज हो गया, हिंदुकुश, ये सब क्या है? वलित पर्वत के उदाहरण है, इसको ध्यान रखेंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप से स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। एंडीज जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है पूछा जाए अगर, तो क्या आंसर हो जाएगा? अनाईमुड़ी। माउंट कंचनजंगा पर्वत जो है आपका, कंचनजंगा पर्वत क्या है? तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, तो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा आपका माना जाता है? हिमालय, असम हिमालय यहाँ पे आपका हो जाएगा। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान कहाँ? हिमालय के दक्षिण में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। पूछा जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बती पठार आपका यहाँ पे हो जाएगा। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काली मिट्टी से ही हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। कपासी मिट्टी भी इसका नाम है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियाँ यानी कुल्लू घाटी द्वारा जोड़ी जाती है कौन से दर्रे? तो रोहतांग दर्रे यहाँ पे आपके हो जाएंगे। रोहतांग दर्रे कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है आपका, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो दीफू दर्रा जो असम में है आपका, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा यहाँ पे हो जाएगा जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। दीफू दर्रा आपका कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से देखिए आपका इधर से अरुणाचल प्रदेश ऐसे चीन होते हुए ये बनाता है, ये तीन देशों के समूह के यहाँ पे अगर देखा जाए दर्रा बनता है, तो अरुणाचल प्रदेश दीफू दर्रा आपका हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं भारत, चीन और म्यांमार, ये 3 संधि बनाता है। दीफू दर्रा आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो भोर घाट दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भोर घाट दर्रा 2-3 बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन। कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा आपका हो जाएगा राइट आंसर, जोजिला दर्रा। जेलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अटाक में
अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काबुल नदी जो है अटाक पाकिस्तान के पास सिंधु नदी से मिलती है और यह पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की मुख्य नदी है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पैंगोंग झील पूछा जाए तो यह कहाँ है आपका? ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस भी है। सरयू नदी यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं आगे। दामोदर, कोयल, स्वर्ण रेखा नदियाँ ये सब कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ध्यान रखेंगे ये झारखंड साइड की आपकी सबसे बड़ी नदी आपकी, और इसको आप कह सकते हैं बंगाल का शोक। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। ये भी ध्यान रखेंगे, बंगाल का शोक ये भी पूछा जाता है। एक और आता है आपका बिहार का शोक। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है, कोसी नदी को कहते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जास्कर और श्योक नदी किस सहायक नदियाँ हैं? तो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं जास्कर और श्योक नदी। आगे चलते हैं। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? कुर्सेला में मिलती है। वेन गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन कितने आपके सही हो रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। कावेरी नदी की कुल लंबाई पूछा जा रहा है, तो 8 से 2 किलोमीटर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस में है? कावेरी नदी पर है। आगे चलते हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी जो नदियां हैं उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी में अमरकंटक आपका स्थित है। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र आपका कौन बनाता है? तो गंगा नदी बनाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? देवप्रयाग में। और आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। देवप्रयाग में देखिए अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिलते हैं। और रुद्रप्रयाग में कौन मिलता है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है, ठीक है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम पे ये होता है। और कर्णप्रयाग जो है पंचप्रयाग या अलकनंदा नदी का पंच संगम में से एक है। आगे चलते हैं। भारत में युरलुंग जंगवो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत की यारलुंग जंबो नदी जो है असम में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। ध्यान रखेंगे, कानपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करता है कौन सा? तो कोसी नदी जो है सबसे ज़्यादा अपना पथ परिवर्तन करती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो फॉल्ट थॉट के बारे में बताना है, तो यहाँ पे नर्मदा आपका हो जाएगा। कौन सी नदी? नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्र। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपका द्वीप हो जाएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप और एक सेल्युलर जेल भी है? तो दमन और द्वीप यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आमिंदवी और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से में आता है? तो लक्षद्वीप के हिस्से में आता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट बताना है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी हिस्से में आपका स्थित है। कोलेरू झील बताना है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। इनके इस कोलेरू झील जो है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी के झीलों में से एक है, जो एलेरू शहर में 15 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है।
कोलेरू झील। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम बताइए। तो लोनार यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। लोनार जो है ये भारत का एकमात्र उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है। चिल्का झील किस पक्षी और जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको पहले तो याद रखना है कि चिल्का झील जो है आपका कहाँ है। तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे राजहंस यानी फ्लैमिंगो जिसे हम कहते हैं इस तरह से दिखता है, और फ्लैमिंगो यानी राजहंस के लिए ये प्रसिद्ध है। नलबान पक्षी अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नलबान पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य में चिल्का झील के पास आपके स्थित है। अब हम कुछ झील पे क्वेश्चन आपका देख रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो देखिए यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन में आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ध्यान से सुनेंगे, पूर्वोत्तर भारत बोला जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील कौन है? लोकटक हो जाएगी। और लोकटक आपका कहाँ है ये भी बता देंगे, मणिपुर में है आपका ये। यह प्राचीन झील मणिपुर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, अब वहाँ पूछा जा रहा था कि मीठे पानी की झील, यहाँ पूछा जा रहा है प्राकृतिक रूप से मीठे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? तो वुलर झील हो जाएगी, जो आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और वुलर झील भारत के जम्मू कश्मीर प्रदेश के बाड़ीपोड़ा जिले में स्थित एक मीठे जल की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सांभर झील के बारे में बताना है, तो ये कहाँ है? सांभर झील आपका राजस्थान में है, और ये खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है सांभर, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, और वही है चिल्का झील, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। तो सबसे बड़ी भारत की तटीय यहाँ पे खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है सबसे बड़े खारे पानी की झील। आगे चलते हैं। उमियम यहाँ बताना है, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट क्वेश्चन। उमियम झील जो है, जिसे बारा पानी झील भी या बड़ा पानी झील भी कहते हैं, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। आगे चलते हैं। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में भी जाना जाता है। कहाँ है ये? तो छत्तीसगढ़ में है आपका, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो कूचिकल जलप्रपात आपका कर्नाटक में पाया जाता है, और ये कहाँ स्थित है? तो जलप्रपात आपका वाराही नदी में स्थित है। कूचिजल जलप्रपात, कूचिकल। सियाचिन हिमनद क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में किस नाम से हम जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को हम लोग वहाँ पे किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों जाके जब बांग्लादेश में मिलते हैं तो यहाँ पे क्या नाम, ये किस नाम से जाने जाते हैं? मेघना के नाम से जाने जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और बांग्लादेश में बराक नदी के मिलने पर इसका नाम मेघना पड़ता है, जो गंगा नदी है, ठीक है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ है? लद्दाख में है आपका। आगे चलते हैं। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली से निकलती है। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और कच्छ के रण में जाकर ये अरब सागर से मिलती है। कच्छ के रण में जो है ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसीलिए इसको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी, ये तीन नदी ही है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो देख लीजिए, तापी, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा और साबरमती, ये आपके जो है अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी पूछी जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। और कृष्णा नदी की दो सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं, भीमा और तुंगभद्रा, ठीक है।
भीमा उत्तर और तुंगभद्रा दक्षिण की ओर से। कोयना नदी भी इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है और कोयना बांध में स्थित है ये। आगे चलते, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो नर्मदा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के में एक झरना है और इस धुआं झरने के रूप में ये जाना जाता है। जबलपुर में 30 किलोमीटर दूर भेड़ा घाट में स्थित है। आगे चलते हैं, बारी दोआब बीच का क्षेत्र है। तो ब्यास और रावी जो है बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है। कावेरी जल विवाद किसके बीच में स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है आपका। कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? हमने अभी देखा, तापी, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा और साबरमती। आगे चलते हैं, महानंदा नदी जो है एक सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी आपका हो जाएगा। महानदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा में। ठीक है, सतपुड़ा में। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से है, ध्यान रखेंगे। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? कार्बेट। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कार्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत इस सबसे पहले ये आया था। आगे चलते, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की। कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। गोदावरी को ध्यान रखेंगे, गोदावरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। आंध्र प्रदेश की दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वे नदियां कौन सी है? तो गोदावरी और कृष्णा। क्षिप्रा नदी बताना है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्षिप्रा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को क्या पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है और ये दोनों का जो मिलन होता है ना, उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी जो है यमुना का ही दूसरा नाम है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गोदावरी आपका जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी नदी पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र राज्य से बहती है, जो दक्कन यानी प्रायद्वीपीय भारत के विस्तृत पठार के पार पूर्व की ओर बहती है। आगे चलते, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बताना है। मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर आपका गांधी सागर बांध आपका स्थित है। भाखड़ा नागल बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इंदिरा सागर बांध किस नदी और किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी में है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में आपका ये हो जाएगा। 2 और ध्यान में रखिए, एक है पेंच नदी महाराष्ट्र के कामथी खेरी बांध यहाँ पे पेंच नदी में बनता है। ठीक है, और नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार नदी बनाया गया। इडुक्की बांध केरल भारत में 168.91 मीटर यानी 554 फीट लंबा मेहराबदार बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी नदी पर है और ये कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी नदी पर निर्मित है। संबलपुर से 1515 किलोमीटर दूर है और 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध आपका हो जाता है।
किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया? तो सरदार सरोवर परियोजना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है कौन सा? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र यानी शक्ति गृह है 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के सिद्रापोग में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता 130 मेगावाट थी। और आज का अंतिम प्रश्न है, राजघाट बांध नदी कहाँ पर स्थित है? तो बेतवा में आपका स्थित है। बेतवा में आपका स्थित है, ध्यान रखेंगे। इस आधुनिक स्मारक की आधारशिला स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ पे सन 1971 में रखी गई थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित यह बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो ये हमारा पूरा 100 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से था। अब हम जो है कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 50 क्वेश्चन हम और लगभग इसमें भी करेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1999 में। सिख धर्म के पहले गुरु कौन है? तो श्री गुरु नानक देव, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिया है मैंने जो आपके बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका स्किप करने की हालत में आप नहीं है। अभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। और मयूर सिंहासन यहाँ बताना है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन भारत से छीन लिया था और ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 के आक्रमण के दौरान अपने पास मौजूद बहुमूल्य रत्नों को चुरा लिया था। आगे चलते, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो ये सब क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी कराया है। बाजीराव द्वितीय यहाँ पे आपका हो जाएगा। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1657 है। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हेक्टर मुनरो हो जाएंगे, ठीक है, हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और रॉबर्ट क्लाइव देखिए 1757 से 1760 तक एक बार और 1765 से 67 तक 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा रॉबर्ट क्लाइव। उनके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। आपने अगर मेरा गवर्नर जनरल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, एक एक चीज़ आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? तो वॉडिंगवॉश का युद्ध यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सर आयरकुट के अधीन ब्रिटिश सेनाओं ने 1760 में वॉडिवॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराया और पौंडीचेरी को घेर लिया, इसलिए इन्हें हीरो ऑफ वॉसिडिस भी कहा जाता है, वॉडिवॉश। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए यहाँ पे 3 दिल्ली दरबार हुए थे। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया था बीपीएससी में उसमें लॉर्ड लीटन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक यानी संस्थापक के रूप में कौन सबसे पहले आया था? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में 1612 में इसमें अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? तो 1961 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में फोर्ट विलियम नदी किसके किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और फोर्ट विलियम कॉलेज भी एक है जो 1800 ईस्वी में आपका स्थापित हुआ था, ध्यान रखेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1498 में। भारत के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? सारण में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे चलते, कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पे आपका जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें आपका श्रीरंगपट्टनम जो है राजधानी बनाया जाता है। टीपू सुल्तान इसमें हार जाते हैं और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आपने ये सभी चीज़ों को देखा होगा, मैंने सभी चीज़ों को कंप्लीट कराया है। बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हो गया था? सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया? डेट बहुत अच्छे से याद रखिए, 22 अक्टूबर 1774। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो देखिए ये आपका क्यों कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध जो है वो द्वार खोल देता है अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको देखिए हेक्टर मुंडो के द्वारा लड़ा जाता है अंग्रेज़ी सेना की अगर बात की जाए। और इधर से कौन रहता है, तो मीर कासिम होता है, सिराजुद्दौला होता है, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना होती है जो कि अवध का और बंगाल का इस तरह से सब जगह से मिल के होता है, और सभी लोग हार जाते हैं। और इस तरह से एक बहुत बड़ा जो विजय आपको बक्सर के युद्ध में देखने को मिलता है। पहला कौन सा हुआ था, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में किसके बीच हुआ, तो नवाब बंगल के नवाब तक ही सीमित था प्लासी। लेकिन बाद वाला जो युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, उसमें तीन तीन जगह से जो है नवाब और जो राजा है आए थे, इस वजह से वो एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है हैदर अली कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, कौन सरकारी विधायक को पेश कर सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में मंत्री। अब हम कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आपके यहाँ पे मिसलिनियस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, और ज्योग्राफी के मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस रखे थे क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री मैंने काफ़ी कराया है, ज्योग्राफी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कराया है, इसीलिए मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ज़्यादा रखे हैं इसमें। अब हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले लोकपाल विधायक भारत के संसद में पेश किया गया था 1968 में। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा, और निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। आगे चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 6 वर्ष होती है। राज्यसभा के में कितने सदस्य होते हैं, 250। यहाँ पे आपका बताना है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 250 होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। आगे चलते हैं, राज्यसभा को किस नाम से हम जानते हैं, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है। और लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है, तो अध्यक्ष लेता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही जो है धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है। धन विधेयक को प्रस्तावित कौन करता है, केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर। यहाँ पे आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, भारतीय संसद के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा की जनसंख्या अधिकतम है, तो उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, 543 होती है। ठीक है, 543 होती है, पहले 545 थे, 2 जो है एंग्लो इंडियन होते हैं उसको हटा दिया गया, ये सब बात आप जानते होंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी, 552 है। ठीक है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, तो 15%। संघ के मंत्रिपरिषद में लोकसभा की कुल सदस्य का 15% को हम शामिल कर सकते हैं। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किनके पद को हटाया नहीं जा सकता है, तो प्रधानमंत्री के पद को हटाया नहीं जा सकता है, उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। आगे चलते हैं, आर्टिकल 78 यहाँ पे आपको 78 के बारे में बताना है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से राष्ट्रपति को सूचित कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। भारतीय संविधान में केंद्रीय राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है, संघीय। तो किस प्रकार का प्रावधान किया गया है, संघीय किया गया है। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और इसकी पीडीएफ के बारे में आप पूछ रहे थे, तो इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। भारत में केंद्रीय मंत्री की शपथ से संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है आपका, तो तीसरी अनुसूची में है आपका। ये पूरा 150 प्रश्न मैं लेके आई थी। मिसलिनियस क्वेश्चन है, ज़्यादातर हम इसमें ज्योग्राफी को देखेंगे, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थे हिस्ट्री और पॉलिटी से, वो भी हमने इसको कवर किए हैं। तो कंप्लीट देखिएगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, लौट कर ज़रूर आइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।